हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम आज जो अपने चैप्टर का रिवीजन लेकर आए हैं वो चैप्टर है हमारा क्लास 11th का हिंदी कोर का बुक है वितान भाग 1, उसका पार्ट 2, राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन जितनी बारिश होती है उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसको संभाल के रखने का एक तरीका वहाँ पर के लोगों ने निकाला, कुएं। कुआं तो हमने बहुत सुना है, मगर कुएं जो है वहाँ पर बनाई जाती है। कैसी होती है, कौन बनाते हैं, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में इस पार्ट में हमें सामने बताया गया था। इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर को हम फटाफट समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड तो हैं पर हमारी एनसीईआरटी बुक के नहीं हैं, जो आपसे अलग से कहीं से पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप इंपॉर्टेंट भी समझ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर को हम समझते हैं कि चैप्टर में क्या है। प्रस्तुत पाठ या लेख राजस्थान की रजत बूंदें लेखक अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखित है। इसमें लेखक के द्वारा राजस्थान के मरुस्थल में पानी के स्रोत कुएं को वर्णित किया गया है, जिसका निर्माण राजस्थान में विशेषतः जल संरक्षण के लिए किया जाता है। कुएं की खुदाई और चुनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, पानी हमने आपको बताया कि राजस्थान में बहुत कम होता है, लेकिन जितना होता है क्योंकि वहाँ पे लोग तो बहुत रहते हैं तो उसको संजो के रखना पड़ता है। तो उसको संजोने के लिए जो है वहाँ पे कुएं का निर्माण होता है, और इन कुएं को जो बनाते हैं उनको चेलवांजी कहते हैं। तो क्या है? चेलवांजी। ध्यान रखिएगा इनका नाम। अभी इनके आगे और भी नाम हैं, इस कुएं को भी और भी तरीके से जाना जाता है, तो कई इन सभी नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। लेखक अनुपम मिश्र जी कहते हैं कि चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। अब ये कहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है कि कुएं के अंदर वो लोग खुदाई कर रहे हैं। अब खुदाई करते समय क्या होता है, जो पसीने से तरबतर है, 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। तो मतलब 30-35 हाथ यानी कि एक हाथ इतना लंबा और इतनी गहरे अंदर में है, और अंदर भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, गर्मी लगेगी, तो पूरी तरीके से पसीने से तर है। अब भीतर में गर्मी बढ़ती ही जाएगी। 30-35 हाथ की खुदाई के बाद अब क्या, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे नीचे नीचे गर्मी बढ़ती ही जाती है। कुएं का जो व्यास है वह बहुत ही सकरा होता है। अब कुआं हम देखते हैं कि बहुत चौड़ा होता है, लेकिन कुएं जो है वो बहुत छोटी होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाई जाती, वो सकरी बनाई जाती है, पतली बनाई जाती है, जिसके लिए खुदाई का काम बसौली से किया जाता है। बसौली मतलब, अब हम इतने बड़े के लिए हम फावड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अब छोटे कम जगह होती है तो एक खुरपी नुमा ही एक औजार होता है जो बसौली से ऐसे करके मिट्टी खोदी जाती है, तो उसका इस्तेमाल करके वो मिट्टी खोदी जा रही है। बसौली एक प्रकार की छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा आकार होता है। मतलब जो फावड़ा होता है, हम लोगों ने देखा है कि फावड़ा जो है ये इस तरीके से करके बना होता है। हम लोगों ने ऐसे देखा ना, इसमें ऐसे करके डंडा लगा होता है, ऐसे पूरा ऐसे करके लगा होता है। तो अब ये जो होता है बसौली, उसका मुंह ऐसा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, और हैंडल जो है वो बहुत छोटा लगा होता है। वो ज्यादा बड़ा नहीं लगाया जाता क्योंकि उसको पीछे घुमाने का स्पेस ही नहीं होता, तो इसलिए उसको ऐसा रखा जाता है कि उसमें बस छोटी सी डंडी ही लगी हो। बसौली प्रकार की छोटी डंडी छोटे भावड़े जैसा औजार होता है जो नुकीला फल होता है। वह लोहे का, और जो हत्ता होता है वह लकड़ी का होता है। मतलब जो आगे जो फावड़े का जो हिस्सा होता है नुकीला होता है और वो लोहे का होता है, और पीछे जो पकड़ने वाला हत्ता होता है वो लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए ऊपर से खड़े लोग कुछ समय अवधि में मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकते रहते हैं, जिसके कारण ताजी हवा नीचे की ओर जाती है और गर्म हवा ऊपर की ओर लौटती है। ऊपर से फेंकी जाने वाली रेत से खुद को सुरक्षित रखने के लिए चेलवांजी अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक टोप रूपी बर्तन पहन लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे तो नीचे गर्मी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल भी घटता है, तो फिर क्या होता है, ऊपर जो लोग खड़े होते हैं वो ऊपर से रेत थोड़ी देर में मुट्ठी भर उठा कर रेत ऊपर से डालते रहते हैं। अब रेत के साथ क्या होता है, फ्रेश हवा नीचे आती है और जो गर्म हवा होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अब ऊपर से मिट्टी फेंकी जा रही है, नीचे जगह नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो रेत है वो चेलवांजी के ऊपर ही गिरेगी। अब कभी कभी ऐसा ना हो कि उसमें से कोई पत्थर आ जाए तो चेलवांजी को चोट लग जाए, तो उससे बचने के लिए वो धातु की, पीतल की या लोहे की एक बर्तन नुमा, एक टोप नुमा जो है वो अपने सर पे पहनता है, जिससे वो अपने आप को चोट से बचा सके। आगे लेखक कहते हैं कि चेलवांजी जिसे चेजारू
भी कहा जाता है, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चुनाई करने की दक्षता रखते हैं। अब ये लोग इस कुएं को खोदने के लिए महारत होते हैं, इन लोग ये अलग ही होते हैं कि इनको खोदने का तरीका होता है। अब हमने खुदाई तो कर ली, अब इनको चिनाई भी करनी, नहीं तो धंस जाएगी, क्योंकि रेत होती है ना, अगर हम जितना जितना गहरा भरेंगे तो वो ऊपर से धंसती चली जाएगी ना। तो खुदाई करने के साथ साथ उसके गोलों में चुनाई भी करनी पड़ती है ताकि कुएं धंसे नहीं। उनका यह काम चेजा कहलाता है। अब ये काम क्या कहलाता है? चेजा। जिस कुएं को चेजारो बना रहे हैं वह एक छोटा सा कुआं ही है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम और ज्यादा होती है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। अब जो ये काम चेजारों द्वारा किया जा रहा है इसको चेजा बोलते हैं। अब ये राजस्थान में इन सब की गहराई अलग अलग होती है। इस अलग होने का क्या कारण है अभी पार्ट में आगे बताया जाएगा आपको कि चूना पट्टी की एक परत होती है जमीन के नीचे, तो जहां पे वो ऊपर होती है वहीं पे उनकी कुएं रोक दी जाती है, और अगर नीचे है तो गहराई और ज्यादा जाती है। ये तरीका होता है इनकी गहराई का। अब कुआं जो बनता है वो जो तल में जो पानी होता है हम उसको पाने के लिए करते हैं, तो जो गहराई में पानी होता है हम उसको पाने के लिए कुएं को खोदते हैं। लेकिन कुएं इसके विपरीत जो वर्षा का जल होता है, यानी कि जो बारिश का पानी होता है, उसको एकत्र करने के लिए, उसे साल भर हम कैसे प्राप्त कर सके उसके लिए बनाई जाती है। यहां पर कहीं कहीं रेत की सतह से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है। हमने बताया ना था, खड़िया पत्थर की चूना की पट्टी मिलती है। कुएं में पाए जाने वाला भूजल प्रायः खारा होने की वजह से पीने लायक नहीं होता है। अब क्या होता है, जब कुआं खोदा जाएगा और इस खड़िया पट्टी के नीचे भी अगर खोद दिया जाता है तो उसका पानी खारा हो जाता है, तो वो पीने लायक नहीं रह जाता। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। अब जहां पे अगर हमने ज्यादा भूजल पाने के चक्कर में ज्यादा खोद दिया और खड़िया पट्टी के नीचे पहुंच गए तो वहां पानी खारा मिल जाता है। तो अब ऐसे एरिया में भाई कुआं तो बेकार हो गया, खारा पानी तो कोई नहीं पी सकता। तो ऐसे एरिया में कुइयां खोदी जाती हैं। कुएं क्या होती है, सिर्फ खड़िया पट्टी तक जाती है, उसके नीचे नहीं जाती है। जो खड़िया पट्टी होती है वे वर्षा जल को गहरे खारे भूजल पे जाकर मिलने से रोकती है। अब क्या है, ये कुएं खोदी जा रही है, सपोज ये हमारी कुएं आई, अब यहाँ खड़िया पट्टी आ गई। अब यहीं पे आके कुएं रोक दी जाती है, क्योंकि इसके नीचे जो हमें पानी मिलेगा वो खारा पानी होता है। अब वर्षा का जल यहाँ सभी रेतों से आता है, रेत से आएगा और यहाँ जल में यहाँ पर हमारे सामने एकत्र होता रहता है। अब इसी से जल निकाला जाता है, ये रेत से छन छन के पानी यहाँ पर आता रहता है। अगर ये कुएं इस खड़िया पट्टी से नीचे खोद दी गई तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे तो खारा पानी है, भूजल नहीं मिलेगा लेकिन वो खारा होगा, इसलिए इस खड़िया पट्टी के नीचे नहीं खोदा जाता है, क्योंकि उसके नीचे खारा पानी आ जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्रों में वर्षा पानी भूमि को रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की सतह फैल जाता है। तो पानी क्या होता है, वो सतह उस खड़िया पट्टी पे फैल जाता है और धीरे धीरे जो है कुएं में एकत्र होता है। कुएं के निर्माण से रेत में विलीन नमी बूंदों में बदलकर धीरे धीरे रिसती रहती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। परिणाम स्वरूप यह पानी खारे पानी के सागर में अमृत के समान मिठास लिए रहता है। अब क्या रहता है, धीरे धीरे अब अगर देखिए सतह पे पानी होगा, सतह पर पानी अगर रहेगा तो गर्मी के कारण वो वाष्पीकृत हो जाएगा। लेकिन जो राजस्थान है वहां क्या होता है, पानी बरसा और तुरंत रेत में सोख जाता है। अब वो क्या होता है, अगर आप ऊपर की सतह खोदोगे तो वो भुरभुरी मिट्टी रहेगी, लेकिन जैसे आप आते जाओगे नीचे नमी मिलती जाएगी। अब कुएं खोदने से क्या होता है, वो नमी धीरे धीरे बूंद बूंद पानी रिस रिस के कुएं में जमा होता रहता है, और जिसे वो लोग साल भर इस्तेमाल करते रहते हैं। और खड़िया पट्टी की वजह से वो मीठा पानी खारे पानी में नहीं मिलने पाता है। आगे लेखक कहते हैं कि इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि में समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 30 रूपों में बांटा। पहला रूप 3 रूपों में बांटा। पहला रूप था पालर पानी, जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। अब देखिए, जहां पानी की कमी हो वहां पानी की महत्ता सभी समझते हैं, तो वहां पर पूरा पानी के ऊपर शास्त्र लिखा गया और अंत में आकर पानी को 3 भागों में विभाजित किया गया।
पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। अब ये पानी किस तरीके से अलग अलग होता है? पहला आता है हमारे पास पालर पानी। पालर पानी यानी कि जब बारिश होती है और उसे हम तुरंत प्राप्त कर लेते हैं सतह पर ही, तो वो कहलाता है पालर पानी। यह धरातल पर बहता है और उसे नदी, तालाब आदि में रोका जा सकता है। जैसे हम लोग ऊपर जो नदियों में, तालाबों में जो हम पानी पीते हैं, इसको बोलते हैं पालर पानी। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है। यह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के मध्य पानी का तीसरा रूप होता कहलाता है रेजाड़ी पानी। तो अब जो हम लोग जो पानी निकालते हैं कुओं से, वो निकलता है, उसको हम पानी बोलते हैं पाताल पानी, क्योंकि एकदम गहराई से कुओं से वो पानी आता है, इसलिए उसको पाताल पानी कहते हैं। अब पालर पानी और पाताल पानी के बीच का जो पानी होता है वो कहलाता है रेजाड़ी पानी। धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि ऊपर से आया, पानी में नमी में आया, लेकिन खड़िया पट्टी की वजह से वो पाताल के पानी में नहीं मिल पाया, वो बीच में अटक गया, तो वो क्या कहलाया? रेजाड़ी पानी। दोनों के बीच का हुआ, ऊपर सतह से और पाताल से, दोनों के मध्य का पानी कहलाता है रेजाड़ी पानी। पानी को रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसको रेजाड़ी पानी क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पे आप देखते हैं ना, यहाँ पे इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई, यहाँ पे इतने इंच बारिश हुई या इतने मिलीमीटर बारिश हुई, ऐसा होता है ना। हम लोग यहाँ इन पैमानों से नापते हैं, लेकिन राजस्थान में पानी नापने का तरीका जो कहलाता है, मीटर जो पैमाना होता है, उसको बोलते हैं रेजा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? रेजाड़ी पानी। लेखक कहते हैं कि रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बनता है। इस पट्टी के अभाव में ही रेजाड़ी पानी खारे पाताली पानी में मिलकर खारा हो जाता है। इसी रेजाड़ी पानी को समेटने के लिए कुइयों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, जिस एरिया में खड़िया पट्टी नहीं होती है, उस एरिया में क्या होता है? कुइयां नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पालर पानी ऊपर से बरसा, वो सीधे जाकर पाताल पानी में मिल जाएगा और पीने योग्य नहीं रह जाता। हम ये राजस्थान की बात करें, बाकी एरिया में बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में नीचे धरातल में खारा पानी मिलता है, तो इसलिए वो अगर जहां खड़िया पट्टी है वहां पे कुइयां बनेंगी, और ये कुइयां ही उसे, खड़िया पट्टी ही क्या करती है? पालर पानी को रेजाड़ी पानी में तब्दील करके हमें मिला देती। क्योंकि अगर खड़िया पट्टी नहीं रहेगी तो वो पालर पानी पाताल पानी में मिल जाएगा और खारा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रह जाता। और इसी रेजाड़ी पानी को हम प्राप्त करते हैं किससे? कुइयों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आगे लेखक अनुभव मिश्र जी कहते हैं कि चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठ काम कुई का प्राण है। यानी कि अब कुई खुद तो गई थी, पानी कैसे मिलता, क्या होता, हमने अब सबको बता दिया। कुई खुद रही थी, अब उसमें चिनाई करी जाती है। ये बहुत ही महारत का काम होता है। अगर ये कायदे से नहीं हो तो पूरी कुई तो ध्वस्त हो गई। इसमें छोटी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप यानी कि एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है के ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारी खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास को कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। अब क्या होता है, जो चेजारी होता है उस कुएं को जब हम शुरू करते हैं खोदने के लिए, उससे पहले खीप को इकट्ठा, ये एक प्रकार की घास होती है, ठीक है, जिसको बट के रस्सी बनाई जाती है। तो जब चेजारी ने शुरू किया, चेजार ने जब कुएं खोदना शुरू किया, तो बाहर कुछ लोग होते हैं जो रस्सी बटना शुरू कर देते, रस्सी बनाना, उस खीप से रस्सी बनाना शुरू कर देते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है, तो पहले दिन 10 हाथ तक खोद लेते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं के रस्से को एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। तो अब मतलब, कहने का मतलब क्या है, अब जैसे कुएं है, अब ये कुएं है, अब रस्सी कैसे बटेगी? ये ऐसे 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 कुएं में लपेटी जाएगी। तो अब क्या होता है, अगर आपने 5 हाथ खोदा है, 5 हाथ अगर आपने कुएं को खोदा है, तो उसमें 15 हाथ लंबी रस्सी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे करके लपेटती है। तो रस्सी का काम बहुत तेजी से, पहले दिन अगर 10 खुद गई है तो मान लीजिए आगे कितना, उसको कम से कम 25 हाथ रस्सी चाहिए होगी।
नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। अब जो लोग कुएं के बारे में नहीं जानते, उन्हें ये समझ ही में नहीं आता कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बट रहा है, क्योंकि कुएं तो जरा से में खुदनी शुरू हो गई, तो वो पता ही नहीं चलेगा यहाँ कुएं खुद रही है कि गड्ढा है, और बाहर लोग रस्सी बट रहे होते हैं। आप दूर से देखो तो लगेगा यहाँ रस्सी बटने का काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल वहां पे कुएं खुद रही है। और वो रस्सी किस लिए बटी जा रही है? ताकि वो कुएं में खड़े, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती चली जाती है। ऊपर से फेंकी जा रही है, अब गर्मी को मिटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से रेत फेंकी जाती है ना, तो ऊपर से फेंकी जा रही रेत कुएं में काम कर रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कभी कभी कुएं बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता है। इसके लिए लकड़ी के लट्ठे ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। अब क्या होता है, रस्सी, कभी कभी मिट्टी ऐसी होती है कि रस्सी से काम नहीं चलता, तो फिर ईंटों की चिनाई होती है, ईंट नहीं संभाल पाते, तो वहां पर लकड़ी के लट्ठों से भी चिनाई करी जाती है। अब लकड़ी के लट्ठे एक दूसरे से फंसाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे करके लट्ठे बना दिए, ये ऐसे करके लट्ठे, ऐसे लट्ठे बने, अब फिर उसके बाद ऐसे करके लगेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके लट्ठे लगते हैं, फिर ये ऐसे आधे लिखेंगे, फिर ये ऐसे करके लट्ठे लगेंगे। तो ये इस तरीके से एक ब्लॉक बनाते हुए रस्सों को बनाते बनाते जो है वो लट्ठों से भी चिनाई करी जाती है। फिर इन्हें खीप या चग की रस्सी से बांध दिया जाता है। चिनाई करने के बाद इन्हें बांधा भी जाता है, ऐसा नहीं भाई खुल के गिर जाए, तो फिर उन रस्सियों से बांधा जाता है। ये बंधाई भी कुंडली के आकार ले लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। अब ये जो बंधाई होती है ना, तो जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, उसी तरीके से लगता है, तो जिसको इस बंधाई को क्या बोला जाता है? सांपड़ी। लेखक आगे कहते हैं, कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यहाँ की परंपरा के अनुसार कुएं का काम पूरा होने के बाद चेलवांजी का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। उन्हें विदाई के समय तरह तरह की भेंट दिए जाते हैं। गांव के साथ चेजारों का संबंध यही नहीं टूट जाता, बल्कि समस्त तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट उन्हें भी दी जाती है, और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगा दिया जाता है। अब केवल मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब देखिए, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, और इन चेजारों के कारण जो है पानी मिलता है पूरे साल भर, तो इन लोगों का बहुत महत्व होता है। और जब कुएं बन के खुद के तैयार हो जाती है तो वो एक उत्सव का समय होता है। अब ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, चेजारों को बहुत भेंटें दी जाती है, बहुत सामान दिया जाता है, उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता है। तो सिर्फ ऐसा कुएं खुदने तक ही सीमित नहीं रहता, पूरे साल जितने भी तीज त्योहार होते हैं उन सभी तीज त्योहारों में इन चेजारों को कोई ना कोई उपहार या शगुन दिया जाता है। साथ ही जब खेत में फसल पककर तैयार होती है तो एक हिस्सा जो है इन चेजारों के नाम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि भाई ये तो कुएं का काम करते हैं, लोग फसल असल बनाते नहीं, तो ये भी होता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे ट्रेडिशन कम हो रहा है। अब सिर्फ क्या है कि आपको मजदूरी दे दी, आपने काम कर लिया, काम खत्म। अब पूरे साल हम नहीं जानते आपको, आप हमको नहीं जानते, वो काम हो गया है। लेकिन पहले पूरे साल ही इन लोगों का आदर सम्मान किया जाता था। आगे लेखक अनुपम मिश्र जी कहते हैं कि खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले से बड़े चित्रित ढंग से मिट जाती है। तो अब क्या है, खड़िया पत्थर राजस्थान में बहुत दूर तक जाता है, इसलिए आप जगह जगह ये कुइयां देखेंगे। सार्वजनिक कुइयां भी होती हैं और पर्सनल कुइयां भी। भाई जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है वो अपनी पर्सनल कुएं खुदवा लेता है, नहीं तो पूरा गांव मिलकर एक या दो कुएं खुदवा लेगा और उससे पानी एकत्र करता है। तो सार्वजनिक मतलब एक कुएं से पूरा गाँव या कुछ 2-3 परिवार मिलकर खुदवाएं, उनका हो जाता है। या अगर पर्सनल कुएं खुदवाता है तो वो उनकी खुद की खाली उन्हीं के लिए होती है। तो अब ये कुएं भी एक स्टेटस सिंबल हो बन के उभरा है। प्रत्येक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उनका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक भूमि है। उस जगह बरसने वाला पानी भी बाद में साल भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से वर्ष भर कुइयों में पानी भरेगा। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। तो अब कुएं क्या है
कि सबकी अपनी पर्सनल होती है, अगर जिसने पर्सनल खुदाई उसकी पर्सनल, सार्वजनिक है तो सभी लोग पानी लेते हैं। तो अब ये जो कुएं बनती है, ये अगर देखा जाए तो बनती तो गाँव की ज़मीन पे, अगर सार्वजनिक है तो सभी को लाभ देती है। अब ये जो हम लोगों ने कहानी सुनी है ना कि डेली एक सोने का मुर्गा अंडा देती है मुर्गी, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कुएं एक बार खोद लीजिए तो वो मुर्गी है, और डेली पानी निकल रहा है तो वो एक सोने का अंडा है। तो ये कुएं उसी तरीके से होती है। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में कई क्षेत्रों में इस तरह की पट्टी का अस्तित्व है, जिस कारण से वहां गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां पाई जाती हैं। कुइयां देखिए हर खड़िया पत्थर कहाँ है, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में, यहाँ पर हर गांव में कुइयां पाई जाती हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम मिलते हैं। अब ये खड़िया पट्टी जिस जिस जगह से गुजरती है वहां पर लोग अलग अलग तरीके से नामों से इनको जानते हैं। क्या क्या नाम है? कहीं चारोली कहा जाता है इस खड़िया पट्टी को, कहाँ कहीं कहीं चारोली कहते हैं, तो कहीं धधोड़, धाधड़ो ओ या धड़धड़ो ओ, कहीं पर बिट्टूरो, बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, जो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी है। अतः इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। तो भाई खड़िया पट्टी को आप जिस भी नाम से जानिए, हर जगह अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन इस खड़िया पट्टी के कारण ही जो है मीठा पानी खारे पानी में नहीं मिल पाता, और इस मीठे पानी को हम कुइयों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये बहुत जगह पे राजस्थान में पाई जाती है क्योंकि वहां पानी की कमी रहती है। तो इस पाठ के अंदर जो कुछ था हमने समझा। मेन जो यहाँ था, जो खोदते हैं, जो खुदाई होती है, सबके नाम हैं। पानी 3 तरह के हैं, वो कौन कौन से पानी हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये पाठ हमें क्या उद्देश्य दे रहा है, किस बात? ये पानी के महत्व को बता रहा है कि राजस्थान जहां पानी नहीं बरसता, वहां पर पानी को प्राप्त करने के लिए लोगों ने किस किस तरीके की तकनीक को अपनाया है। तो क्या है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के माध्यम से लेखक ने पानी को प्रकृति के अनमोल धरोहर बताया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण पीने के पानी में कमी आ रही है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से पुराने ढंग से राजस्थान में आज भी पीने का पानी प्राप्त किया जा रहा है का वर्णन किया है। राजस्थान की मरुभूमि होने के कारण पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है, परंतु वहां के समाज में ने बहुत मंथन करके अमृत जैसा मीठा पानी अपनी सूझबूझ से प्राप्त किया है। अब देखिए, मोस्टली जहां पानी का भैया कुआं खोदो, अपनी नीचे से पानी मिल जाएगा, लेकिन जहां नीचे खारा पानी हो वहां पानी आप कैसे प्राप्त करें? और ऐसी जगह जहां बारिश कम होती है, इतनी गर्मी पड़ती है, उस जगह भी लोगों ने अपनी बुद्धि से किस तरीके से तकनीक को निकाली और खारे पानी और मीठे पानी के बीच में से कितनी साल भर जो है नमी से पानी प्राप्त करने की तकनीक को निकाला उन्होंने। जिस क्षेत्र में रेत में 10-15 हाथ नीचे खड़िया पट्टी पाई जाती है, वहां वर्षा का पानी रेत में समाकर नमी के रूप में फैल जाता है। उस क्षेत्र के लोग कम व्यास और गहरी कुइयों का निर्माण करके उस नमी से बूंद बूंद कर साल भर पानी प्राप्त करते हैं। कुइयों को सकरा इसलिए रखा जाता है कि पानी फैल ना सके। अब क्या होगा, जैसे कुएं होते हैं चौड़े होते हैं, कुइयां सकरी से कि भाई बूंद बूंद पानी हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, अगर कुइयां इसलिए पतली करी जाती है कि वो बूंद बूंद पानी ऐसा ना हो कि जरा इसमें फैल जाए, ज्यादा में फैलेगा। अब छोटे में होगा, अगर पानी उतना है तो इतना ऊंचा आ जाएगा, फैल जाएगा तो वो इतना सा पानी रहेगा, लेने लायक नहीं रह जाता। तो इसलिए कुइयां सकरी रखी जाती हैं ताकि पानी का लेवल बहुत एरिया में नहीं फैल सके। कुइयों का रखा जाता है कि पानी फैल ना सके, क्योंकि फैला हुआ पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, बहुत बेर होगा तो वो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इस तरह मरुभूमि के लोग बरसात के पानी की नमी को साल भर सहेज कर रखते हैं और पानी प्राप्त करते हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में यदि बरसात की नमी को सहेज कर रखा जाए और कुइयों का निर्माण करने से पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो देखा ना, जहां पर बहुत कम पानी बरसता है, इतनी गर्मी पड़ती है, उस जगह भी बरसे हुए पानी से जो नमी पैदा होती है, उस पानी को बूंद बूंद इकट्ठा करके किस तरीके से लोग साल भर पानी प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि पानी बहुत अनमोल है, सिर्फ राजस्थान में नहीं, आप देख रहे हैं सभी जगह पानी की कमियां आने लगी हैं, तो इसलिए पानी बहुत अनमोल है, उसको हमेशा हमें बचाकर और सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए।
प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान में कुइयों को कुओं से अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे कुएं बेमतलब हो जाते हैं, क्योंकि अगर पाताल पानी है तो वो खारा हो जाएगा, और कुइयां जो हैं वो हमें मीठा पानी साल भर प्रदान करती हैं, क्योंकि वो एक रेतीला क्षेत्र है। इस वजह से राजस्थान का क्षेत्र रेतीला है, जिस कारण वहां का पानी खारा है। कुओं में पानी भूजल में आता है, इसलिए प्रायः कुओं का पानी खारा हो जाता है और पीने के काम में नहीं आता। कुओं का पानी पी क्योंकि खारा होता है इसलिए नहीं आता। कुएं का निर्माण रेजानी पानी को भूजल में मिलने से रोकने के लिए किया जाता है। रेजानी पानी बरसात का वह पानी होता है जो रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण नमी के रूप में रेत में फैला रहता है, और उस नमी से कुएं बनाकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा किया जाता है, और उस पानी का स्वाद अमृत जैसा मीठा होता है। कुएं का पानी पीने के काम आता है, इसलिए राजस्थान में कुओं से अधिक कुइयों का महत्व दिया जाता है। तो अब क्या होता है, कुएं अगर वहां खोदे जाएं तो वहां क्योंकि रेतीला है इसलिए वहां पर खारा हो जाता है पानी, लेकिन कुइयों में क्या होता है, रेजाड़ी पानी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बारिश का पानी नमी में जो बारिश का पानी समा जाता है रेत में, वो साल नीचे नमी में बना रहता है। अब जब वो नमी कुइयां खोद के धीरे धीरे साल वो पानी इकट्ठा बूंद बूंद करके उसे साल भर पिया जाता है। इसीलिए कुओं का महत्व नहीं है क्योंकि वहां पे खारा पानी मिलता है, कुइयां क्योंकि वहां पे मीठा और अमृत जैसा पानी प्राप्त होता है, इसलिए वहां पर कुइयों का महत्व ज्यादा है कुओं से। अब है प्रश्न संख्या 3, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, कारण बताइए। अब जो वो कुएं है उसका मुंह छोटा क्यों रखा जा रहा है, इसके 3 कारणों को आपको बताना है। कुएं का ही एक रूप है और कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, इसका यही कारण उसे कुएं से अलग करता है। कुएं का छोटा मुंह रखने के 3 कारण है। अब देखिए, कहने का कुएं और कुआं है एक ही जैसा, लेकिन कुआं का मुंह बड़ा होता है और कुएं का पतला होता है। अब इसको रखने के 3 कारण क्या है। रेत में जमा पानी नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती है, जिससे दिन भर से बड़ी मुश्किल से कुएं में 2 या 3 घड़े पानी ही जमा होता है। कुएं के तल पर पानी की मात्रा कम होती है। यदि कुएं का मुंह बड़ा रखा जाए तो पानी फैल जाएगा और पानी को बाहर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे मुंह की कुएं में धीरे धीरे इकट्ठा हुआ पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है, जिसे छोटी चड़त से निकाल लिया जाता है। अब इसलिए रखा जाता है इसे, क्योंकि अगर चौड़ा होगा तो पानी उतने सतह पर फैल जाएगा और उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। पतला रखा जाएगा तो वही पानी कम से कम 3-4 हाथ ऊपर आ जाएगा और उसे छोटी सी चड़त से निकालना आसान हो जाएगा, इसीलिए इसको पतला रखा जाता है। दूसरा कारण है, कुएं के घेरे का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। बड़ा मुंह होने पर फैला हुआ पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, जिससे पानी को वाष्प बनने से रोका जा सके। अब क्या होगा, गर्मी वहां बहुत पड़ती है, इस कारण अगर उसका चौड़ा रखा जाएगा तो पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, इस कारण दिक्कत आएगी और पानी नहीं मिल पाएगा। इसको पतला रखा जाता है। तीसरा कारण है, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है, इन्हीं कारणों से कुएं के रूप में होते हुए भी उसका मुंह छोटा रखा जाता है। अब पानी पीने का है तो उसे साफ रखना जरूरी है। अगर चौड़ा होगा तो उसे ढकने में दिक्कत आएगी, पतला रहेगा तो वो इजीली ढक दिया जाता है और पानी सतह पर जो है वो स्वच्छ बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोधूली के समय कुइयों पर कैसा वातावरण होता है। गोधूली मतलब शाम के समय कैसा वातावरण होता है। भाई सभी लोग इकट्ठा होते हैं, पानी निकाल रहे होते हैं, बातें होती हैं, शाम के समय जानवर वापस लौट रहे हैं, तो एक तरीके से कोलाहल का माहौल बना रहता है। तो यहाँ क्या है, गोधूली के समय पूरा गांव कुइयों पर आ जाता है, तब वहां मेला सा लग जाता है। गांव में लगे मैदान पर 30-40 कुइयों का पानी निकालने के लिए घिरनी का स्वर गूंजने लगता है। पानी निकाला जाता है ना, तो घिरनी होती है, जैसे कुएं में घिरनी होती है वैसे कुइयों में भी लगाई जाती है, नीचे से पानी भर भर के जो है ऊपर आता रहता है। गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियां और रंभाने की आवाजें भी वहां के वातावरण में घुल मिल जाती हैं। शाम के समय जो जानवर हैं उनकी आवाजें हैं, उनकी घंटियों की आवाजें हैं, वो भी उस कोलाहल में हमें मिक्स हुई सुनाई देती। गोधूली के समय कुइयों पर चहल पहल का वातावरण बना रहता है। तो एक तरीके से हम करेंगे शाम के समय ये जो 30-40 कुइयां जो गाँवों में रहती हैं, वहां से पानी निकालने की वजह से वहां पर पूरी तरह मेला लगा होता है, ऐसा माहौल प्रतीत होता है।
तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म हुआ, हमने आपको समझाया, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए। इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हम पहले करा चुके हैं। ये वन शॉट रिवीजन सिर्फ आपके लिए हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आप ये सभी सब्जेक्ट्स में आपके लिए अवेलेबल है। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर वन शॉट रिवीजन करके बना हुआ है। ये देखिए वन शॉट रिवीजन है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आप हैं क्लास 11th में, तो यहाँ 11th में आप क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे। क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिनमें आपके फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स सभी हैं, सभी सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका एग्जाम है, आप पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो जो चैप्टर आपके एग्जाम या टेस्ट में आ रहे हैं, आप उन्हें क्लिक करिए, वीडियो देखिए और पूरा रिवीजन करिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स और टेस्ट बहुत अच्छे जाएं, इसीलिए हम ये आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं। तो फटाफट रिवीजन करिए और अपने टेस्ट और एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से दीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।